इस वीडियो के अंदर मैं आपको किसी भी करप्ट ऑफिसर के बारे में जानकारी नहीं दे रहा हूं। मैं यहाँ पे जानकारी बता रहा हूं मदुरई के एक ऐसे ऑफिसर के बारे में जिन्होंने 65,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को सामने लाया, जिन्होंने 65,000 करोड़ रुपए की चोरी को सामने लाया। यह नंबर सुनने में छोटा लग सकता है, बट यह नंबर इतना बड़ा है कि इस रकम के माध्यम से आप किसी भी देश की पॉलिटिक्स को एक बार के लिए हिला सकते हैं। ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। ये जर्नी सुनने में ही लंबी लग रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक रही होगी। इस ऑफिसर को एक रात के लिए कब्रिस्तान में सोना भी पड़ा, जहाँ पे यह सबूत को सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए कब्रिस्तान में सोया था, जहाँ पे इनको समझ में आता है कि इस कब्रिस्तान में जिंदा लोगों को मारा जाता था, यानी कि नर बलि दी जाती थी। आई होप आपने शायद इनके बारे में पहले सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो में अपन जान लेंगे आईएएस यू सख्यम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम है मुकेश पुखराज, और यहाँ पर अपन एक ईमानदार ऑफिसर की जानकारी को लेंगे, जिनके करीब 27 ईयर के कैरियर में करीब 23 बार जिनको ट्रांसफर मिला, 23 बार इनको ट्रांसफर का सामना करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में ईमानदारी की क्या सजा मिलती है। चलते हैं, समझते हैं इनके बारे में। ये एक ऐसा ऑफिसर रहे हैं जो शुरुआत से ही ईमानदारी की पहचान बनाए रखे, शुरुआत से ही ईमानदार ऑफिसर के तौर पे निखरे, तमिलनाडु के अंदर सामने आए। और इनका जो अंत हुआ, जो ये जर्नी के जो ये अंत हुआ, ये जर्नी बहुत ज़्यादा इनके लिए भयानक रही, क्योंकि इनका जो रिटायरमेंट होने वाला था उससे पहले ही ये अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा क्यों। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आज अपने काम को छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने आज भी अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया है और ये अपना काम करना छोड़ चुके हैं, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति आज भी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, या आज भी अपनी इच्छा से काफ़ी लोगों को पढ़ा रहा है, काफ़ी लोगों के काफ़ी एनजीओ के माध्यम से भ्रष्टाचार को सामने ला रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यू सख्यम के बारे में। अगर अपन इनके बचपन के बारे में जानते हैं तो इनका जन्म 1967 में होता है, यानी कि 1964 में इनका जन्म होता है। तमिलनाडु के ये रहने वाले हैं और इन्होंने लॉ के अंदर अपनी ग्रेजुएशन को किया है। बाद में ये व्यक्ति तमिलनाडु की स्टेट सर्विस को ज्वाइन करते हैं, यानी कि तमिलनाडु स्टेट पीसीएस को ये ज्वाइन करते हैं। बाद में इनको 2001 के अंदर आईएएस ऑफिसर के तौर पे प्रमोट किया जाता है। जब ये शुरुआत में जब ऑफिस में आते हैं, तब से इनका एक मोटो था कि ये ब्राइब को रिजेक्ट करेंगे। मतलब इनका एक मोटो था, रिजेक्ट ब्राइब एंड होल्ड योर हेड हाई। कहने का मतलब, आप करप्शन यानी कि रिश्वत को ठुकरा दो और अपने चेहरे को उठाकर जियो। तो आप समझ सकते हैं कि इनका मोटो शुरुआत में ऐसा था। तो ये जैसे ही जर्नी में आते हैं, आते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। 2000 के अंदर ये सबसे पहले पेप्सी प्लांट को शट डाउन करवा देते हैं। इनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ पे ये इनको बताया जाता है कि जो पेप्सी की बोतल है, आप समझ सकते हैं कि ये 2000 का टाइम है, तो इस समय हमारे देश में पेप्सी एक लीडिंग ब्रांड बन चुका था। कोको कोला को ये काफ़ी बड़ी मात्रा में टक्कर दे चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो पेप्सी हैं, इनके इनके एक प्लांट को शट डाउन करवा दिया था। किसी व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दी कि इनकी जो बोतल है, इनकी जो पेप्सी की जो बोतल है, उसके अंदर मिलावट हो रही है, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इन्होंने जांच करवाई और समझ में आया कि हाँ, आरोप सही है। तो उन्होंने उसी समय उस फैक्ट्री को शट डाउन करवा दिया। समझ सकते हैं कि प्रेशर आना शुरू हो चुका था। 2004 के अंदर इन्होंने इनलीगल जो सिलेंडर के मिसयूज हो रहा था, यानी कि किसी होटल में जो सब्सिडी वाला सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडर होते हैं, वो कहीं पे जा रहे थे, उनको ये जानकारी मिलती है, तो वो उसको सीज करते हैं, उसको पकड़ते हैं और उस चीज़ को वो रोक देते हैं। आप समझ सकते हैं कि 5,000 सब्सिडाइज गैस सिलेंडर थे। तो 5,000 कोई छोटी रकम नहीं है। समझ सकते हैं कि इस समय भी इनको काफ़ी बड़ी मात्रा में सामने से प्रेशर आया होगा। बाद में 2009 में ये अपनी इच्छा से अपने पास में जितनी भी वेल्थ है उनको ये उजागर करते हैं। इनके पास में जो भी एसेट है वो पब्लिकली सभी के सामने रखते हैं। ये करने वाले, मुझे लग रहा है, शायद देश के ये पहले ऑफिसर रहे होंगे। इस देश में प्रॉब्लम क्या है, अगर हमें किसी भी व्यक्ति की एसेट को, किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को जानना है, तो हमें आरटीआई लगानी पड़ती है। आरटीआई लगा के हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति की टोटल वेल्थ कितनी है, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है। इसी देश में एक ऐसे ऑफिसर भी हैं जो अपनी इच्छा से सभी को बताते हैं कि मेरे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, 2009 के अंदर। बाद में ये शुरुआत से ही काम को, मतलब ईमानदारी से काम करने को लेकर सामने आते हैं। जो हमारे देश में अलग अलग नाम होते हैं, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिसको राजस्थान में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोला जाता है। अगर अपन यूपी बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे पंचायत सचिव के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस चीज़ को लेकर भी जोर दिया कि जो भी ये व्यक्ति होगा, इसको गांव में ही रहना पड़ेगा। अगर वो गांव में रहेगा तभी वो गांव की संस्कृति को जानेगा, तभी वो गांव के ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस को पहुंचा पाएगा। तो ऐसा कदम इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में उठाया, अपने डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से ये काम करने में सामने आए। आप समझ सकते हैं कि अभी तक की जर्नी कैसे रही है इनके लिए। शुरू से ही ये सिस्टम के खिलाफ काम करते थे, सिस्टम के खिलाफ नहीं, सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं उसके खिलाफ काम करते थे। जहां पर भी इनको कमी दिखी, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू रखा। आगे अपन जानेंगे कि ये जो 65,000 करोड़ रुपए का ये स्कैम क्या था। ये ओवरऑल 65,000 करोड़ का नहीं, ये करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का स्कैम था।
1 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। एक्चुअल में क्या था कि जो 65,000 करोड़ है ना, ये तो कंप्लीटली स्कैम था। उसके अगर अपन ऊपर फाइन की बात करेंगे तो वो करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए का था। तो ओवरऑल काउंट करेंगे तो करीब 95,000 करोड़ का ये स्कैम था। अपन समझेंगे उससे पहले क्या हुआ कि 2011 में इनको मदुरई के अंदर ही इलेक्शन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इन्होंने उस समय ईमानदारी से इलेक्शन भी कंडक्ट करवाया था। ये है वो ऑफिसर जिनकी शक्ल मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाई है। अपन आगे देखेंगे कि ये पूरा स्कैम क्या, बट उससे पहले एक आपको एक मस्त न्यूज़ बताता हूँ, ठीक है। आप ये जो स्लाइडें देख रहे हैं ना, जो भी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जो सारा कंटेंट जो मैंने बना रखा है, ये सारी चीज़ मैंने एआई से बना रखी है। आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना अच्छी तरीके से स्लाइड बनाई जा सकती है। बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आपको एआई को सीखना है तो हमारा एआई का कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करना है तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। आप जाके हमारे चैट जीपीटी के कोर्स को सीख सकते हैं। और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है कि एआई को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। इन सबके साथ में अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि सर हमें एक मेंटर की ज़रूरत है जो हमें गाइड कर सके हर मुकाम पे। जब भी हमें लगे कि ये डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो हम किससे डिस्कस करें। तो आपको हमारा ये मेंटरशिप कोर्स भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी कोर्स प्लस मेंटरशिप, ये दोनों आपको 750 रुपये में देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबके साथ में जब आप एप्लीकेशन पे आएंगे ना, तो एप्लीकेशन पे आपको और भी बहुत सारे फ्री कोर्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको फ्री आंसर राइटिंग को लेकर कोर्स देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप, ये तो एआई का कोर्स है जहाँ पे आपको फ्री में आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको भी जाके इनरोल कर सकते हैं। सो चलते हैं। या तो हमने एक थोड़ी सी एक मस्त न्यूज़ बता दी, आपके लिए गुड न्यूज़ बताई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे अपन समझेंगे कि ये पूरा इश्यू क्या था। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, करप्शन, ये क्या था। ये 2012 की खबर है। 2012 में इनको पता चलता है कि मदुरई के पहाड़ों के नीचे जो ग्रेनेड का काम चल रहा है ना, वहाँ पे स्कैम हो रहा है। वहाँ पे बड़ी मात्रा में, क्योंकि क्या होता है, जो ग्रेनेड की जो फैक्ट्री होती है या फिर ग्रेनेड की जो माइंस होती है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिलता है उनको कि आप कितना वहाँ पे खुदाई कर सकते हैं, आप कितना ग्रेनेड को बेच सकते हैं, सारी रजिस्टर होता है। पर वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे कि बिना किसी परमिशन से बड़ी मात्रा में ग्रेनेड की चोरी हो रही थी। और ये कोई छोटी मात्रा में नहीं हो रहा था, करीब ये 65,000 करोड़ रुपए की मात्रा का ग्रेनेड वहाँ पे चोरी हो रहा था। तो ये शुरुआत में वहाँ पे उनको एक जानकारी समझ में आती है। ये इसके ऊपर जांच करना शुरू करते हैं। फिर 2012 के अंदर इसके ऊपर काम करने ही लग जाते हैं। ये करीब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो वहाँ पे इनको करीब शुरुआती तौर पे करीब 16,000 करोड़ रुपए का लॉस दिखता है, जो कि शुरुआत में इनको 16,000 करोड़ रुपए का लॉस दिखा था, क्योंकि इन्होंने शुरुआती जांच में ये पाया। फिर ये जैसे जैसे खबर सामने आती है तो सीधी सी बात है कि ये सच बड़े स्तर पे सामने निकलने को देखने को मिल रहा था। जब ये उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये मदुरई के अंदर एक पूरा कांड हो रहा था, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि वहाँ पे एक कब्रिस्तान बना हुआ है। ये वैसे जानकारी पहले भी सिस्टम को पता थी। वहाँ पे पहले भी एक शिकायत मिली थी कि वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक ड्राइवर ने शिकायत की थी कि यहाँ पर नर बलि को दिया जाता है। उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ये जानकारी मैं खुद इसके कारण बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो काम करने वाला था इसमें मेरा हाथ भी शामिल था। कैसे? उसने बताया कि जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं, उस मालिक ने मुझे बोला है कि अगर आपको रोड पे कहीं पर भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो मेंटली इल हैं, यानी कि जो दिमाग से पागल आपको दिखते हैं, जो लावारिस आपको दिखते हैं, तो उनको पकड़ के मेरे पास में लाओ। वो देखता है कि वो जब भी ऐसे लोगों को लाता है तो कुछ दिनों के बाद में वो गायब हो जाते हैं। फिर एक बार उनको, उस व्यक्ति को पता चलता है कि ये व्यक्ति करता क्या है कि उस व्यक्ति को लाता है और जिंदा काट देता है, क्योंकि अंधविश्वास था। उसको लगता था कि नर बलि देने से उसका कारोबार अच्छा चलेगा। जब आईएएस सकेम को पता चलता है तो ये वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके लोगों से पूछते हैं। आम लोगों से बात करने पर पता चलता है कि लोग भी इसको सही मानते हैं, वो भी बताते हैं हाँ ऐसा हुआ है। वो कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें हो रखी थी। ये जो घटना शुरू होती है वो करीब 2001 के आसपास में ये सारी घटना शुरू होती है, जो लोगों को मारने की जो घटना होती है ना। ये इस बीच में ये पूरी रात कब्रिस्तान में सोते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि ये जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि सच तो है, अब खुदाई होने वाली है। खुदाई होगी तो वहाँ पे एविडेंस चोरी हो सकते हैं। एविडेंस चोरी ना हो इसके कारण ये पूरी रात कब्रिस्तान में सो गए और पूरी रात बैठ के उन्होंने एविडेंस को इकट्ठा किया। जब एविडेंस को इकट्ठा किया तो वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों के कंकाल मिले। बट प्रॉब्लम यह थी कि वो पहले से एक कब्रिस्तान था, तो इसको साबित कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था कि हाँ सच में यहाँ पे नर बलि दी गई थी या फिर ये लोग डायरेक्ट अलग तरीके से इनको गाड़ा गया था। बट इनको इतना तो पता चल गया था कि जो कुछ भी है यहाँ पे कुछ बड़े स्तर की धांधली तो हो रही है। फिर ये फिर से अपने ऊपर काम करने में लग जाते हैं। फिर होता क्या है कि इस बीच में गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है और इनके साथ में क्या होता है कि जब ये शुरुआत में बताते हैं कि यहाँ पे करीब 16,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, तो इनको इनके पद से
निकाल दिया जाता है। इनको बोल दिया जाता है कि इनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ट्रांसफ़र होता है तो इनकी जगह पे दूसरे ऑफिसर आते हैं। जो दूसरा आईएएस ऑफिसर आता है वो भी सीधी सी बात है कि उनको पता था कि पहले से बड़े स्तर पे फाइलें खुली हैं तो बंद तो कर नहीं सकते थे, और वो भी ईमानदार ऑफिसर थे, तो उन्होंने उस काम को जारी रखा और उन्होंने पाया कि हाँ कुछ तो करप्शन हो रहा है। जब ये बात कोर्ट तक पहुंचती है तो तमिलनाडु कोर्ट फिर से जो आईएएस यू सक्यम है इनको फिर से ऑर्डर देता है कि आप ही इस काम के ऊपर आप इस रिपोर्ट को तैयार करोगे जो आपने शुरुआत में तैयार की थी, और इनको फिर से जॉइंट कमिश्नर बना के भेजा जाता है उसी डिपार्टमेंट में जिस खदान की ये जांच कर रहे थे, वहां पे इसको जॉइंट कमिश्नर जहाँ पे इनको जॉइंट कमिश्नर बनाकर भेजा जाता है। जब ये यहाँ पे जाते हैं तो इनको पता चलता है कि ये जो 16,000 करोड़ रुपए बता रहे थे ना, ये 16,000 करोड़ का स्कैम ना होकर ये करीब 65,000 करोड़ रुपए की इलीगल यहाँ पे ग्रेनाइट माइनिंग हो रही है। 65,000 करोड़। इसके अंदर बड़े बड़े पॉलिटिशियन शामिल थे। उस समय जो सत्ता पक्ष में जो नेता थे, उनके बेटे, उनके पोते, वो लोग इसमें शामिल थे। बहुत बड़ी न्यूज़ बनने वाली थी। ये अपनी रिपोर्ट वहाँ पे पेश करते हैं। रिपोर्ट पेश करने के बाद में बड़ी मात्रा में इनको थ्रेट मिलने लग जाती हैं। इनको कई बार लोगों के द्वारा, बड़े बड़े माफियाओं के द्वारा इनको जान से मारने की, इनके परिवार को मारने की धमकियाँ मिलनी शुरू होती हैं। इनका ट्रांसफर भी मल्टीपल टाइम्स होता है। यहाँ पे एक जानकारी समझ में आती है कि एक व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करना चाहे तो उसको सिस्टम किस तरीके से सजा देता है। बात आती है 2020 में, कोविड का टाइम है। कोविड के बीच में ये अपना रिटायरमेंट के लिए अपनी इच्छा से, जो कहते हैं ना कि अपनी वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना, तो ये अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेते हैं। जो कि इनका जो रिटायरमेंट होने वाला था ये 2023 में होने वाला था, यानी कि 3 साल बाद इनका रिटायरमेंट होने वाला था, पर ये 3 साल पहले ही अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेते हैं और इनका रिटायरमेंट एक्सेप्ट भी कर दिया जाता है। बट उसके बाद में भी ये हार नहीं मानते हैं। उसके बाद में भी ये मल्टीपल एनजीओ के साथ में काम करते हैं, मल्टीपल लोगों के साथ में काम करते हैं। इवन ये गरीब लोगों को पढ़ाते भी हैं और बताते भी हैं कि किस तरीके से आप ऑफिसर बन सकते हैं, कैसे आप ईमानदार रह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया। अभी इसके कारण, क्योंकि इन्होंने जो 2015 में रिपोर्ट पेश की थी ना, वो सिर्फ रिपोर्ट पेश की थी, पर ये सारे लोग दोषी नहीं हो पाए थे, क्योंकि हमारे देश का कोर्ट का सिस्टम कैसा है, कानून व्यवस्था कैसी है, सभी को पता है। आप एक बार आपके ऊपर केस लग जाता है, उसके बाद में आपको सजा सुनाने में टाइम लगता है। जितने भी इसके दोषी थे उनके ऊपर अभी भी कार्रवाई चल रही है। जब भी कार्रवाई होती है तो इनको कोर्ट में जाना पड़ता है। पर इस बार जब 2025 में, अभी हाल ही में, जब कोर्ट में इनको समन हुआ, कोर्ट की तरफ से इनको बुलाया गया, तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि मैं कोर्ट में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट मिल रही हैं। और इनके साथ में एक चीज़ और भी होती है। 2023 में क्या होता है, 2020 में ये रिटायरमेंट ले लेते हैं और 2023 में तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो इनकी सिक्योरिटी थी उसको घटा देती है। यहाँ तक कि इनको थ्रेट मिल रहे हैं, यहाँ तक कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं, उसके बावजूद भी तमिलनाडु गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी को हटा देती है। अब सीधी सी बात है कि इस व्यक्ति के साथ में क्या बीती होगी, ईमानदारी की क्या सज़ा मिल रही है इनको। अब इनकी सिक्योरिटी हटा दी गई है। 2025 में जब कोर्ट बुलाता है तो बोलता है कि मेरे पास में सिक्योरिटी नहीं है और मेरी जान को सीरियस खतरा है, इसके कारण मैं कोर्ट में नहीं आ पाऊंगा। तो कोर्ट ये देखते हुए कोर्ट इनको जो ऑनलाइन अपेयर होने की इजाज़त दे देता है, यानी कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं। अब वो तो एक अलग बात है कि अब कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होंगे, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे बात ये बनती है कि ईमानदारी किस तरीके से काम करती है। यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि अगर कोई व्यक्ति सच में काम करना चाहे ना, तो वो अंत तक काम कर सकता है और ईमानदारी से काम कर सकता है। ये जानकारी हमने इस वीडियो में देखी। एक ईमानदारी की एक ऐसी कहानी जो हमें समझाती है कि कैसे आप काम कर सकते हैं, सिस्टम में आ सकते हैं और सिस्टम को सुधार सकते हैं। जो व्यक्ति ऑफिसर बनना चाहता है, मुझे लगता है कि उनके लिए सबसे शानदार कहानी रही होगी।